मैं डॉक्टर शकील अहमद आप सभी लोगों का ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, समस्या पूर्ति किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और छायावाद। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा आपका भारतेंद्र युग। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि समस्या पूर्ति है क्या। जब भारतेंद्र युग में जो इसके सदस्य थे, जब वो कहीं पर जाते थे तो उनको एक पंक्ति दी जाती थी और उस पंक्ति को कविता के माध्यम से समझाना होता था। यानी कि अगर दूसरे शब्दों हम कहें तो आप समझ सकते हैं कि उस पंक्ति को आधार बना करके उन्हें कविता लिखनी होती थी। तो इसलिए जो भारतेंद्र युग की प्रमुख विशेषता थी वो थी आपकी समस्या पूर्ति। यानी कि जो पंक्ति दी जाती थी उसके माध्यम से उन्हें कविता रचनी होती थी। क्लियर है? अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से किस युग के रचनाकार सशक्त माने जाते हैं? सवाल पूछ रहा है आपसे व्याकरण की दृष्टि से, है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद। तो यहाँ पर प्रगतिवाद से कोई संबंध नहीं था, छायावाद का कोई संबंध नहीं था और भारतेंद्र युग का कोई संबंध नहीं था। जो सही उत्तर है वो है आपका द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग में जो व्याकरण की दृष्टि थी उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका निकली थी, उस पत्रिका के जो संपादक थे वो व्याकरण की त्रुटियों को दूर करने के पक्षधर थे। वो व्याकरण में के माध्यम से वो साहित्य को एक सही दिशा देना चाह रहे थे। वो किसी भी त्रुटि को बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए जो व्याकरण का सबसे सही प्रयोग और सबसे त्रुटिपूर्ण कार्य किया गया वो द्विवेदी युग में किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि अभिव्यंजनावाद को हिंदी में चर्चा का विषय बनाने का श्रेय किसे है? बात कर रहा है वो अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद को हिंदी में जो चर्चा का विषय बनाने का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं: हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में परंपरा पर, शब्द को आप समझिएगा, परंपरा की बात कर रहा है यहाँ पर कि परंपरा पर बल किसने दिया? सवाल है कि परंपरा को आधार बना करके जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? प्रश्न ये है। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं: हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ग्रियर्सन हैं और डॉक्टर नगेंद्र हैं। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। अब इसमें से आप देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन, ये 3 जो लेखक हैं इन्होंने परंपरा को आधार नहीं बनाया। तो अगला जो चौथा प्रश्न है हमारा, उसका सही आंसर जो होगा वो होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि आप देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उन रचनाओं में उन्होंने परंपरा को आधार बनाया है। और अगर हम देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में
जो उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति थी, साहित्यिक प्रवृत्ति, उसे इन्होंने आधार बनाया है ना। या जो सामाजिक प्रवृत्तियां थी, जिस प्रवृत्ति को लेकर के, जैसे देश प्रेम की बात करें तो उस समय देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, है ना, इस तरीके को आधार बना करके बहुत ज्यादा कविताएं लिखी जा रही थी, तो उन्होंने उसी को आधार बना करके इतिहास ग्रंथ लिखा है। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को अपने यहाँ आधार बनाया है। अगला प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न है आपका, भला बुरा में कौन सा समास है ना। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, वैकल्पिक द्वंद, समाहार द्वंद, इतरेतर द्वंद या दिगु। तो ये 4 विकल्प हैं। अब आपको इसमें से देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। मैंने आपको समास पढ़ाते समय ये बताया था कि कौन सा समास कहां पर सबसे अधिक प्रयोग होता है ना। तो देखिए, द्विगु समास आप जानते हैं कि इस द्विगु समास में जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर ये संख्या शब्द होना आवश्यक होता है। अगर संख्या शब्द नहीं है तो द्विगु समास वहां पर नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो आपका कट जाता है। दूसरा है आपका वैकल्पिक द्वंद। अब जो ये वैकल्पिक द्वंद है, ये आपको समझना है कि वैकल्पिक द्वंद क्या है। वैकल्पिक का जो अर्थ है वो होता है विकल्प से, है ना, जो हम विकल्प लेते हैं। तो यहां पर जो ये शब्द दिया गया है भला बुरा, अब भला या बुरा या अथवा इस तरीके के शब्द जहां पर हमें मिलते हैं वहां पर आप देखेंगे कि हमारा वैकल्पिक द्वंद होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर जो है वो, हाँ, अब आप देखेंगे कि जो समाहार द्वंद है, इस समाहार द्वंद में क्या होता है कि जब हम किसी भी बात को उसी अर्थ में लेते हुए अन्य अर्थ में प्रयोग कर लें तो वहां पर हमारा क्या होता है, समाहार द्वंद होता है। जैसे कहा सुनी, अब कहा और सुनी को, अब जैसे हम देखें कि एक शब्द है हमारा कहा सुनी, कहा सुनी। अब इस कहा सुनी शब्द को जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि कहा और सुनी का मतलब होता है कहना और सुनना, ठीक। लेकिन इसको जब हम तीसरा अर्थ लेते हैं या अन्य अर्थ में जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, झगड़ा करना। तो अब समाहार द्वंद में क्या है कि या तो जब उसी शब्द को हम अन्य अर्थ में ले लिया, कहा सुनी हो गई मतलब झगड़ा हो गया, अर्थ हमने वही लिया, ठीक है। इसके बाद है आपका इतरेतर द्वंद। इतरेतर द्वंद में आप देखेंगे कि अधिकतर और शब्द का आपको प्रयोग मिलेगा। जैसे देश विदेश, ठीक है, ये शब्द है आपका देश विदेश। इसमें क्या है कि जब आप देखें तो इसका हो जाता है देश और विदेश, ये इसका बनकर के तैयार होता है ना। तो यहां पर इतरेतर द्वंद में क्या है कि और शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। समाहार द्वंद में आपको उन्हीं शब्दों को अन्य अर्थ में प्रयोग करते हुए भी आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा सुनी, कहना और सुनना, तो ये क्या है, झगड़ा करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। क्लियर है? अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6। ये सवाल है, आओ खाना खाया जाए।
में कौन सा वाच्य है ना। आओ खाना खाया जाए में कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तावाच्य। इसमें आप देखेंगे कि कर्मवाच्य नहीं है, क्योंकि कर्म की कोई बात नहीं हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर से और द्वारा शब्द आपको मिल जाए वहां पर आपका कर्मवाच्य होता है। तो यहां पर से और द्वारा शब्द नहीं है, इसलिए आपको कर्मवाच्य आपको नहीं लगाना है। इसके बाद आप देखेंगे कर्तावाच्य। जो कर्तावाच्य है वो भी इसमें नहीं है, कर्ता कोई नहीं है ना, तो इसलिए ये कर्तावाच्य भी नहीं होगा। अब है भाववाच्य, यही आंसर आपका सही है। अब आप कहेंगे कि भाववाच्य कैसे, आपने तो बताया था कि जहां पर नहीं या असमर्थता शब्द हमें देखने को मिले वहां पर भाववाच्य होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जहां पर आपको सहमति या अनुमति, कौन से दो शब्द, सहमति या अनुमति शब्द आपको मिल जाए वहां पर आपका क्या होता है, भाववाच्य होता है। बस सहमति या अनुमति अगर प्रकट की जाए तो। अब यहां पर वो उनसे सहमति की बात कर रहा है कि आओ खाना खाया जाए, है ना। उसी तरीके से हम कह सकते हैं खाना खाया जाए, है ना। आओ शब्द हम हटा सकते हैं अगर यहां से, तो रह जाएगा खाना खाया जाए। तो यहां पर क्या है कि वो उनसे सहमति की बात कर रहा है कि क्या आप खाना खाने की सहमति में हैं, तो यहां पर आपका भाववाच्य होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कहत नटत रीजत खिजत मिलत लजियात में कौन सा अलंकार है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और श्रुत्वानुप्रास ना, ये चार दिए गए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि जब अंतिम कोई वर्ण एक जैसा हो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। यहां पर आप देखेंगे कि सबके अंत में ये ता वर्ण जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है, सबके अंत में, है ना। तो क्या है अंत्या, अंत्या का मतलब आप समझ लीजिए अंत की बात की जा रही है। यहां पर अंत का मतलब लास्ट में, है ना। तो यहां पर जब लास्ट की बात की जा रही है तो लास्ट में क्या आपको ता मिल जाएगा हर जगह, कहत में भी, नटत में भी, रीजत में, खिजत में, मिलत में, लजियात में, यहां हर जगह आपको ता वर्ड मिल जाएगा, इसलिए यहां पर अंत्या अनुप्रास है। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न हमारा अप्पय दीक्षित द्वारा रचित कुवलयानंद का संबंध किससे है। तो यहां पर जो रचना है कुवलयानंद, इसमें किस चीज को अधिक उभारा गया है ना। इसके ऑप्शन दिए गए हैं रस, छंद, अलंकार और शब्द शक्ति। इनमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका अलंकार। कि अप्पय दीक्षित की जो रचना है कुवलयानंद, उसमें अलंकार को सबसे अधिक महत्व दिया गया। अलंकार को दिखाना ही अप्पय दीक्षित का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने इस कुवलयानंद में अलंकार को विस्तृत रूप से व्याख्यायित किया। तो अगला प्रश्न है आपका रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कैसी आलोचना है। तो ये जो आपकी रचना है ये सैद्धांतिक आलोचना पर आधारित है और काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी।
जो इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर प्रथम सैद्धांतिक आलोचना पूछी जाती है परीक्षा में, तो आप वहां पर काव्य में रहस्यवाद को सही उत्तर के रूप में बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, भीष्म सायनी का नाटक रंग दे बसंती चोला, ये नाटक है उनका रंग दे बसंती चोला, किस पर आधारित है, यानी कि इसकी विधा जो है वो किस कथा को इसमें आधार बनाया गया। पहला है रामलीला की पद्धति पर आधारित है, रामचरितमानस की कथा पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है, या जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो रंग दे बसंती चोला रचना है वो जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो चौथा होगा, क्योंकि यहां पर एक बात आप और भी देख सकते हैं कि रंग शब्द जो है वो रंगने से होता है, और जलियांवाला हत्याकांड में जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों को गोली मार करके उनके शरीर को जब छलनी किया गया तो वहां पर उनके कपड़े भी रंग गए थे। इसलिए इस ट्रिक के आधार पर भी आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो सही होगा वो जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित होगा। अगर हम रामलीला की बात करें तो अगर राम से संबंधित कोई शब्द होता तो यहाँ पर इस ट्रिक के आधार पर हम उसको देख सकते थे। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि मम्मट, ये काव्यशास्त्र का आपका प्रश्न है कि मम्मट ने काव्य प्रकाश में कितने प्रकार के काव्य दोष माने हैं। जो मम्मट है उन्होंने काव्य में दोष माने हैं वो कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 5 और 10। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो होगा आपका 3, क्योंकि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। प्रश्न आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो 4 रचनाएं दी गई हैं, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और भरत मिलाप, ये इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जिसमें कृष्ण कथा को नहीं लिया गया। तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका भरत मिलाप। इस भरत मिलाप में भरत का वर्णन है। ठीक है, बाकी ये तीनों ही रचनाएं आपकी कृष्ण कथा पर आधारित हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है 4 ऑप्शन दिए गए, अज्ञे, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इनमें से ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो अज्ञे का है। अज्ञे जो थे वो प्रयोगवादी कवि थे, तो उन्होंने अपने लिए इसका प्रयोग किया था कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये जो कथन है वो अज्ञे ने अपने लिए स्वयं कहा था। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने इसमें जो बहुत ही सार्थक प्रश्न आपको दिए गए, आप लोग उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो का लाभ उठाएं, जिससे कि आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से वो मिलते रहें। थैंक यू।